हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आपको मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम आती होंगी। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि मैथ में लगते ही लगते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, जिसके कारण हमारा मैथ बहुत वीक हो जाता है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और भी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, बट इसमें शुरुआत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। तो पहला देखिए हमारा ये है। पहला यहाँ पे दिया गया है, ये हमारे रूल लिख दिया है, बाकी इसको समझा दे रहे हैं अभी हम। यहाँ पे लिख पहला है कॉन्सेप्ट कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए। अगर किसी संख्या में शून्य का गुणा कर दिया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, यानी देखिए पहले यहाँ पे किसी संख्या में, अब संख्या अगर हम ए मान लें तो अगर हम ए में 0 से गुणा करें, यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है किसी संख्या में, यानी संख्या को हमने ए मान लिया, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए किसी संख्या में, और संख्या को हमने ए माना और इसमें शून्य का गुणा किया तो वो सदैव 0 मिलता है। मतलब अगर किसी संख्या में हम 0 का गुणा कर दें तो हमको 0 ही मिलता है। और यहाँ पे लिखा गया है या शून्य में किसी संख्या से गुणा कर दें, या शून्य में किसी संख्या से गुणा कर दें तो भी हमको 0 ही मिलता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर 0 किसी भी गुणा के रूप में दिखाई दे रहा है, 0 है, और गुणे के रूप में तमाम सारी संख्याएं अगर लिखी गई हैं, कुछ कितने भी ज़्यादा संख्याएं, जैसे देखिए मान लेते हैं ऐसे लिखा गया ए गुणे बी गुणे सी गुणे 0 गुणे डी गुणे एफ, कुछ भी लिखा हो, अगर बीच में कहीं 0 आ जाता है और गुणे के रूप में सब जुटे हुए हैं तो उसका सदैव मान 0 ही होगा। यानी अगर संख्याएं गुणे के रूप में हैं और कहीं 0 दिख रहा है, चाहे जहाँ वो 0 दिखे, या तो आगे या तो पीछे, कहीं भी अगर गुणे के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं और कहीं भी 0 दिख रहा है तो उसका मान सदैव 0 ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणे के रूप में हो और उसमें 0 होना चाहिए, गुणे के रूप में हो और उसमें 0 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 5 गुणे 0 गुणे 4, तो इसका मान 0 ही होगा क्योंकि यहाँ 0 दिख रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर गुणे के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं और उसमें 0 भी आ रहा है गुणे के रूप में, तो उसका मान सदैव 0 ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। किस में भाग दिया जाए? शून्य में। किससे भाग दिया जाए? किसी संख्या से। संख्या को हमने ए मान लिया, यानी किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, भाग का मतलब बटा ही होता है। भाग अगर कहीं बटे में लिख के आता तो उसका मतलब भाग होता है। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब 0/a। इसका मान सदैव 0 ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे हम समझा देते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो जिसमें भाग देते हैं वो ऊपर लिखा होता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखा होता है। इसका मतलब जब ऊपर 0 दिखाई दे बटे के ऊपर और नीचे कोई संख्या दिखाई, जैसे 2 3 4 5 6 1 2, कुछ भी माइनस में दिखाई दे, प्लस में दिखाई दे, कुछ भी संख्या अगर दिखाई देती है नीचे, तो उसका मान सदैव 0 ही प्राप्त होगा। अगर बटे में है संख्या, ध्यान से सुनिएगा, बटे में है संख्या और ऊपर, जिसको हम अंश बोलते हैं, ऊपर अंश में यदि 0 है और नीचे कोई संख्या है तो उसका मान सदैव 0 ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। भाग किससे दिया जा रहा है? किसी संख्या से। किस में भाग दिया जा रहा है? शून्य में। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, अंश में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। हमने यहाँ पे क्या बताया, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मान सदैव 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ हमने लिखा है 0/2, तो इसका मान 0, यानी ऊपर यदि 0 आ जाता है तो उसका मान हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। आप कुछ भी लिख लो, 0/3, 0/4, 0 समथिंग, कुछ भी, उसका मान सदैव 0 ही प्राप्त होगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं।
यहाँ है किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल ये होता है अनंत, इनफाइनाइट का सिंबल, ठीक है, अनंत प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा है किसी संख्या में, यानी संख्या यहाँ ऊपर रहेगा, में किससे भाग दिया जा रहा है, शून्य से। मतलब हम अगर 2 में 0 से भाग करें तो उसका मान इनफाइनाइट आएगा। इसी का सेम उल्टा है, यहाँ 0 ऊपर होता था, अगर 0 अंश में होगा, ऊपर होगा तो उसका मान 0, अगर 0 नीचे हो गया, अगर 0 नीचे हो गया तो उसका मान अनंत। इसी का उल्टा, अगर 0 नीचे हो गया तो उसका मान अनंत। ऊपर कोई संख्या है, अंश में कोई संख्या है और नीचे 0 हो गया, नीचे 0 हो गया तो उसका मान अनंत। नो डाउट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे 0 हो गया, अगर नीचे 0 हो गया तो मान आपको सोचना विचारना कुछ भी नहीं है, अनंत लिख के चले आना है, ठीक है। क्लियर क्लियर। यहाँ देखिए 4/0, 0 नीचे आया तो उसका मान अनंत। अगर 0 ऊपर आएगा तो 0 ऊपर, तो 0 नीचे तो अनंत, ऊपर 0 नीचे अनंत, ठीक ठीक। चलिए अभी आते हैं, क्या समझे, अगर ऊपर होगा 0 और नीचे कोई संख्या है तो 0, अगर ऊपर कोई संख्या है नीचे 0 है तो अनंत, इसका उल्टा अनंत होगा, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं। लिखा है किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। किसी संख्या का घात, चलिए हम संख्या को a मान लेते हैं, इसका घात अगर 0 हो गया तो उसका मान 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या हो जाए, 7 का अगर पावर 0 हो जाता है तो 1 मान, 8 का अगर घात 0 हो जाता है तो 1 मान, -7 का घात अगर 0 हो जाता है तो 1 मान, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका सदैव 1 ही मान प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 5वां देख लेते हैं। धनात्मक सदैव, एक मिनट, हाँ, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। ये जोड़ और घटाने पे आ गए हैं आप, ठीक है। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कुछ, अब जोड़ घटाने के कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। जैसे देख लीजिए, अगर हमने लिख लिया +5 और +3, ठीक है। अच्छा, प्लस पहले लिखा नहीं जाता है, अगर हम इसको, अगर ये देखिए दोनों धनात्मक है ना, तो ये दोनों जुटेंगे, यानी लिखाएगा +8। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं 5 + 4, ये दोनों धनात्मक हैं। देखिए 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो जिसके आगे, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना दिखाई दे तो वो सदैव धन ही माना जाता है। यहाँ 5 है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो ये धन ही माना जाएगा। अब ये दोनों धनात्मक हैं और जोड़ का सिंबल भी है, तो ये दोनों जुट जाएंगी। और यहाँ 9 हमने लिखे हैं, बट इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो धनात्मक ही माना जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लिखा गया है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है, तो ये देख लीजिए, ये दोनों धनात्मक हैं और ये दोनों आपस में जुटेंगी तो 5 और 4 9, और चिन्ह धन लगेगा, बट धन चिन्ह लगाया नहीं जाता है। आप ऐसे लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है तो वहाँ सदैव धन ही माना जाता है, ठीक है। यानी अगर 2 संख्याएं धनात्मक हैं, 2 संख्याएं धनात्मक हैं तो वो सदैव जुटती हैं और चिन्ह धन लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 संख्याएं धनात्मक हों, 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं, 2 हों या 2 से अधिक हों, अगर सभी के सभी जितने भी संख्याएं हैं सब धनात्मक हैं, ठीक है, सब धनात्मक हैं, तो वहाँ जुटेंगे, वहाँ सभी संख्याएं जुटेंगी और चिन्ह हम धनात्मक लगाएंगे, यानी प्लस चिन्ह लगाएंगे, ठीक। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न देख लेते हैं अपना। 6वां कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ लिखा गया धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं। अगर एक ठीक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो दोनों घट जाएंगे। भैया विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह जब भी आएंगे तब घटेंगे। 1 + 1 - 1 + 1 - घटा दो, 1 + 1 - घटा दो। अगर विपरीत चिन्ह आते हैं, एक ठीक प्लस है दूसरा का माइनस है तो घटा दो, ठीक। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो घटा दो, अगर दोनों प्लस हैं तो जोड़ दो, दोनों प्लस हैं तो जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी एक ठीक प्लस है दूसरा का निगेटिव है, सदैव आपस में घट जाती हैं, घटा देना होगा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह
चिन्ह हमेशा जबर का लगाया जाता है जो बड़े लोग होते हैं। अब भैया जो इसमें बड़ा रहेगा उसके आगे का चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया और चिन्ह बड़ी संख्या के आगे वाली लगाई जाती है, मतलब जो संख्या बड़ा उसके आगे का चिन्ह लगा दो। जैसे जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 5 - 3। यहाँ अगर देखा जाए तो ये देखिए 5 है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, मतलब एक धनात्मक हो गया एक ऋणात्मक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, घटेगा ना। यहाँ पे लिखा गया धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घटती हैं, मतलब अगर एक धन आ रहा है एक ऋण आ रहा है तो दोनों घट जाएंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2। चिन्ह कौन सा लगाए, यहाँ लिखा गया जो और चिन्ह बड़ी संख्या के आगे वाली लगाई जाती है, यानी बड़ी संख्या जो होगा उसके आगे का चिन्ह। तो बड़ी संख्या यहाँ 5 है ना, 3 से बड़ा है, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, बट जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिखता वो धन होता है। तो यहाँ हम धन लगा भी सकते हैं और धन नहीं भी लगा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरा। यहाँ लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 6। अब देखिए ये दूसरा, ये 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो घटेंगे 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 पक्का घटेंगे। तो 6 में से 3 को घटा दो 3 आएगा, बट चिन्ह कौन सा लगाया जाएगा, कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 3, 6 बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कुछ भी लिख लो, ऐसे कुछ भी लिख लो, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस घटा देना होगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे 5। चिन्ह कौन सा, 12 बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह, माइनस है तो माइनस। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं 7वें प्रश्न के बारे में, कुछ जान लेते हैं, जो कि लास्ट है इस वीडियो का, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट जिसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। अगर दोनों के दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं या 2 से अधिक संख्याएं सबके सब ऋणात्मक हैं, सबके सब ऋणात्मक हैं, माइनस हैं, तो क्या करेंगे, वो जुटेंगे लेकिन चिन्ह माइनस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया कि अगर जितने भी संख्याएं हैं सबके आगे माइनस है तो सबको जोड़ लो और माइनस आगे लगा दो। जैसे देखो यहाँ लिखा है -5 - 3, जोड़ लो, 5 और 3 को जोड़ लो, कितना होगा 8, माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ लिखा है -7 - 3 - 2, सब जोड़ लो, 7 3 10 2 12, माइनस लगा दो। मतलब अगर जितने भी संख्या हैं सभी में माइनस चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ दो और माइनस लगा दो, आगे माइनस लगा दो। ठीक, अब क्या समझ में आया, अगर सभी के सभी माइनस हैं तो जुड़ रहे हैं, मतलब समान चिन्ह है ना, कहीं विपरीत नहीं आ रहा है, मतलब एक प्लस एक माइनस तो नहीं आ रहा है, मतलब सबके सब समान है, माइनस में है तो सबके सब समान है। अगर सबके सब चिन्ह समान है तो जोड़ लिया जाता है। ये धन में भी चलता है, ये ऋण में भी चलता है। धन में भी अगर सबके सब धन हो तो जोड़ लिया जाए, ऋण में भी सबके सब अगर ऋण हैं तो जोड़ लिया जाए। हाँ, विपरीत जब होंगे, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, तब घटाएंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।